प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, परीक्षा रथ में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। 2 कड़ी हो गई थी, आज यह तीसरी कड़ी आपके बीच में लेकर के हम उपस्थित हैं, जो कि आपके आनुवंशिकी और विविधता तथा डीएनए आरएनए से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपको बता दें, इस पूरी श्रृंखला में 150 से ज़्यादा प्रश्न रखे गए हैं और ये सभी 150 से ज़्यादा प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे आप टीजीटी का पेपर देने जा रहे हैं या पीजीटी का, चाहे एलटी की तैयारी कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला जो परीक्षारत है, उसकी यह तीसरी कड़ी आपके तीसरी यूनिट का जो सिलेबस दिया गया उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप इसे जरूर पूरा पढ़ें और अपने मित्रों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं श्रृंखला को बिना वक्त गंवाए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और बहुत बेसिक सा प्रश्न है, आप सभी लोग इसको आंसर के रूप में कर सकते हैं। मेंडल के प्रयोगों के लिए कुत्तों की तुलना में मटर के पौधे क्यों अधिक उपयुक्त थे? आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है। यानी यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आनुवंशिकी और विविधता का प्रश्न है। मेंडल के प्रयोग के बारे में सभी लोग जानते हैं कि मेंडल जो हैं मटर के ऊपर प्रयोग किए थे। इन्हीं को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं, इन्होंने मटर में 7 अलग अलग कैरेक्टर के बारे में अध्ययन किया था। इनके 3 नियम थे। पहला नियम था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी प्रभाविता का नियम, शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न की प्रवृत्ति कुछ दूसरे तरह की है। पूछा जा रहा है कि कुत्तों की तुलना में मटर के पौधे क्यों अधिक उपयुक्त थे? तो आपका आंसर बताना है। तो आपका सही आंसर यहाँ पर अगर आप पढ़िए ऑप्शन को तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मटर के पौधों में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण ही होता है। ठीक है, स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन की कैपेबिलिटी पाई जाती थी। तो ये आपका सही आंसर। कुत्तों की वंशावली का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, मटर के पौधों में केवल 2 गुणसूत्र नहीं, पौधों में आनुवंशिक लक्षणों को नहीं। आपका सही आंसर पहला ही ऑप्शन है कि इसमें स्वपरागण की क्षमता पाई जाती है। यही कारण है कि यह ज्यादा उपयुक्त है। जबकि जब पर परागण होगा यानी क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो इसमें डिफरेंस आने की संभावना रहती है। आगे बढ़ जाएं। कौन से परिभाषित शब्द का उपयोग आनुवंशिकी लक्षणों के तुलनात्मक रूप या इन रूपों के कारकों यानी जीन के लिए किया जाता है? कौन से परिभाषित शब्द का उपयोग, ध्यान से देखिए भाषा शैली, उपयोग आनुवंशिक लक्षणों के तुलनात्मक रूपों या इन रूपों के कारकों यानी जीन्स के लिए किया जाता है? आपको ये बताना है कौन सा ऐसा लक्षण है। तो इसी के साथ आपको आंसर देना। इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे दृश्य रूप या फिनोटाइप नहीं, समयुग्मी या जीनोटाइप, होमोजाइगस नहीं, विषम युग्मी या हेट्रोजाइगस नहीं, एलील्स। जीन्स को हम लोग किस रूप में पढ़ते हैं? एलील के रूप में पढ़ते हैं, यानी एक ही क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले एलील को हम लोग क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। तो सही आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी आनुवंशिक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन मिल जाते हैं, यदि किसी आनुवंशिक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन मिल जाते हैं तो इनमें से एक के ही लक्षण का विकास होता है, दूसरे का नहीं। इसे कौन सा नियम कहते हैं? कह रहे हैं यदि किसी आनुवंशिक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन मिल जाते हैं, तुलना जिससे कर रहे हैं उसके जीन मिल जाते हैं, तो इनमें से केवल एक ही के लक्षण विकसित होते हैं, यानी विकास होता है एक लक्षण का। जैसे हमने आपको बताया था कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इनका आप डिवीजन करेंगे तो आप देखेंगे कि कैपिटल टी और जब इनका गैमीट बनता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी और उसके बाद जब ये आपस में मिलते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनते हैं। यानी चारों गैमीट आपके कैसे बने? कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन पौधा जो होता है उसमें कौन सा कैरेक्टर आता है? लॉन्ग प्लांट का, यानी कैपिटल टी का। तो जिसे हम लोग प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते थे। और ये मतलब मेंडल का प्रथम नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल के 2 नियम है, एक था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का और एक है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नियम में 2 नियम आते हैं, एक होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसे कहते हैं। और दूसरा नियम जो आपका होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं?
जो है मोनो डाई हाइब्रिड क्रॉस, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक नियम आता है स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न बड़ा बेसिक सा दिया गया है कि कैपिटल आर तथा स्मॉल आर कैपिटल आर रेड को इंडिकेट करता है, जबकि स्मॉल आर व्हाइट को इंडिकेट कर रहा है कि प्रसंस्करण किया गया यानी क्रॉस कराया गया। सारे संतत पौधों में कैपिटल आर स्मॉल आर के पौधे हुए लेकिन फूल का रंग गुलाबी हो गया। ठीक है, यह किसको सिद्ध करता है? ना तो इसे क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, सुसुप्त कहते हैं, संकर कहते हैं, या उत्परिवर्तित कहते हैं। तो आपका आंसर सही जा रहा है कि उससे क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। या तो यहाँ पे ठीक है, प्रभाविता अपने लक्षण को नहीं दिखा पाता, इसी कारण रोन पैदा होते हैं। रोन मतलब चितकबरा पैदा होते हैं। आपने देखा, सपोज करिए कि एक गाय है और जो सांड है, सांड जो है वो कैसा है, सफेद है, और गाय काली है। तो जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, ना तो पूरा सफेद होगा ना पूरा काला होगा, बल्कि उसके बीच में क्या होंगे, चितकबरे बाडी आ जाते हैं। चितकबरे रंग की गाय आप देखे होंगे, तो चितकबरे रंग की गाय साधारण सा उदाहरण मान लीजिए। ये रोन जो पैदा हो रहे हैं किसके उदाहरण है, अपूर्ण प्रभाविता के। वही कह रहा है कि फूल ना तो लाल हुआ ना ही फूल सफेद हुआ, बल्कि दोनों का लक्षण आ रहा है और वह गुलाबी हो जा रहा है। यही कारण है कि ऐसे पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता के लक्षण में पढ़ा जाता है। अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर के पौधों का चयन मेंडल का सौभाग्य था, क्योंकि आपको बता दें कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पे अभी तक जो आपकी श्रृंखलाएं चलाई जा रही उन सभी श्रृंखलाओं पे एक नज़र अगर हम डालें तो सबसे पहली श्रृंखला आपकी संकल्प बैच की चलाई जा रही है। संकल्प बैच में दो प्रकार के वीडियो आपको मिल रहे हैं, एक नोट्स की क्लास मिल रही है और एक वीडियो क्लास मिल रही है। संकल्प बैच हिंदी मीडियम का है, लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसको जो है हमने साइटोलॉजी पूरी कंप्लीट कर ली, सेल डिवीजन कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। प्रोटोजोआ का 2 वीडियो हो चुका है, प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और उसके बाद एक ऑर्गेनिज के बारे में अभी पढ़ना बाकी है। यानी अगर देखें तो बेस से, मतलब 2 चैप्टर छोड़ करके बाकी आपका बेस से ही चल रहा है। उसके बाद एक दूसरी क्लास है विनर बैच। विनर बैच में अभी काम थोड़ा सा स्लो है, इसलिए स्लो है कि सभी हिंदी मीडियम पे ज़्यादा काम चल रहा है। विनर बैच में इंग्लिश मीडियम है। ठीक, अब उस विनर बैच में नोट्स की क्लास लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन वीडियो क्लास नहीं मिल रही। उसके बाद बूस्टर डोज की अगर हम बात करें तो बूस्टर डोज में आपके 7 वीडियो हो चुके हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया। बूस्टर डोज भी आपका आगे बढ़ रहा है। अब आगे बढ़ जाइए, बूस्टर डोज खत्म हो गया। बूस्टर डोज के बाद आपके पास एक आता है जो एग्जाम पॉइंट्स। एग्जाम पॉइंट में 16 वीडियो जो हैं, और वह वीडियो लगातार आपको भेजे भी गए हैं। 16 वीडियो आपके बड़े महत्वपूर्ण हैं और सभी 1 लाइनर क्वेश्चन है, वह भी महत्वपूर्ण है। आपके पास परीक्षारत जो ये चल रहा, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, ये तीसरा वीडियो परीक्षा रथ का, और पूरे चैप्टर के यूनिट वाइज प्रश्न करवाए जा रहे हैं, तो ये भी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए तीसरा वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो। ठीक, अब इसके बाद आपके पास जो लास्ट में आएगा वह प्रैक्टिस पेपर। हर सैटरडे को आपको एक प्रैक्टिस पेपर मिलेगा जो महत्वपूर्ण होगा। यानी 6 प्रकार के अलग अलग क्लासेस आपकी चल रही हैं, जो क्लासेस का मेन उद्देश्य है कि कहाँ से बेरी 60 से कम समय में आपको सारे प्रश्न मिल जाए। डिटेल पढ़ने के लिए आप संकल्प बैच विनर बैच पढ़िए, डिटेल जो वीडियो क्लास आ रही। उसके अलावा अगर आपके पास समय नहीं मिल रहा है तो नोट्स वाली क्लास पढ़िए, जहाँ पे आपको ऐसे पीडीएफ लगा करके नोट्स पढ़ाया जा रहा है। वह भी आपके लिए आसान पड़ रहा है, चूँकि कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल जा रहे हैं। ठीक, तीसरा है आपके पास जो क्या कहते हैं, बूस्टर डोज। बूस्टर डोज क्या है कि उसमें वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो रिपीटेड प्रश्न है, उन प्रश्नों को करवा दिया जा रहा है, बूस्टर डोज। उसके बाद आपका की पॉइंट, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं या महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को एग्जाम पॉइंट में करवा दिया गया। ठीक, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। यानी कहने का अर्थ है कि सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, बस आपको जी लगा करके उसे पढ़ना है। तो आप पढ़ते रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अभी एनसीईआरटी की क्लास आपकी स्टार्ट होनी है। एनसीईआरटी क्लास 12th पूरा पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक शब्द पढ़ेंगे, और फिर 11th पढ़ेंगे। बहुत जल्दी शुरू होगा। हमें लगता है कि नवरात्रि के प्रथम दिन को हम स्टार्ट कर देंगे,
और उसे मैक्सिमम जो है आप मान चलिए 50 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो अभी बोर्ड कहा है कि हमारे जब डेट आएगी तो डेट आने के बाद 60 दिन बाद पेपर होगा और हम नवरात्रि के प्रथम तिथि पे स्टार्ट करेंगे और इसे 50 से 55 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो उसमें पूरी एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी 11th 12th की। यानी एनसीईआरटी से भी प्रश्न आए तो गलत ना हो, यानी कहीं से कोई प्रश्न आ जाए गलत ना हो। उद्देश्य यही है कम से कम 120 तक का स्कोर करना है ताकि इन किन प्रकार सफलता अवश्य मिले और सिलेक्शन अवश्य हो। इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी एक्टिविटी से रूबरू रहेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। चलिए हम लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखला पे आते हैं। पूछा जा रहा था कि अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर के पौधों का चयन मेंडल का सौभाग्य था, क्योंकि मटर लेग्युमिनस कुल की सदस्य होती थी। मटर में लाल रंग के पुष्प, मटर में अत्यधिक प्रोटीन युक्त बीज बनते थे। मटर में 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जो मेंडल द्वारा चुने गए 7 आनुवंशिक लक्षणों के जीन को संभावित रूप से गुणसूत्रों में व्यवस्थित करते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी जो है, मटर में 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मेंडल द्वारा चुने गए आनुवंशिक लक्षणों के जीन संभवतः अलग अलग गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। संकर पौधे से बने संतति पौधे होते हैं। इसके पार्थिक होते हैं, शुद्ध नस्ली होते हैं, जनकीय पौधों के समान होते हैं, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना संकर पौधे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप कहेंगे सेग्रीगेट होते हैं। क्या होते हैं? सेग्रीगेट होते हैं। इसके पार्थिक होते हैं यानी सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है। आनुवांशिकी की वंशानुगत की इकाई है। वंशानुगत की इकाई किसे कहते हैं? जीन्स को कहते हैं। वंशानुगत की इकाई किसे कहते हैं? जीन्स को कहते हैं। आपको कमेंट करके बताना जीन की खोज किसने की थी, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपको बताना है कि सबसे बड़ी मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जीन का नाम क्या है। हम आपको दोनों प्रश्न के लिए ऑप्शन बता देते हैं कहां से आपको मिलेंगे। आप वहीं से सर्च करेंगे, नेट से सर्च नहीं करेंगे, क्योंकि वहां आप जाएंगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। एक टॉपिक मिलेगी क्लास 12th की एनसीईआरटी में जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मुझे लगता है चैप्टर नंबर 6 में 6 में है। और चैप्टर नंबर 6 में जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे तो उसी के लास्ट में जाएंगे तो वहां पे दिया होगा उसी टॉपिक का, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में वहां पे आपको मिलेगा साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसकी सेकंड पॉइंट में इन दोनों चीजों के बारे में दिया गया है। आप वहां से देख करके कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको याद है तब तो डायरेक्ट कमेंट करिए, अगर नहीं याद है तो देख के कमेंट करिए। एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग कमेंट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आप तुरंत यहाँ पे वीडियो को रोक करके जाकर के देख कर कमेंट करिए, क्योंकि वहां आप जाएंगे ना तो आप कई प्रश्न पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न हम जो पूछ रहे हैं, मनुष्य के बॉडी में पाए जाने वाले क्रोमोसोमों में सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन सा होता है? सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन सा होता है? कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। तो इसमें कौन सा क्रोमोसोम सबसे बड़ा होता है? अगला क्वेश्चन, जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साइलेंट फीचर में ये भी दिया गया। ठीक। और सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन होता है ये भी वहां पर दिया गया। तो 4 पॉइंट दी गई, दोनों पढ़ेंगे चारों पॉइंट तो आपको कई आंसर मिल जाएंगे और महत्वपूर्ण कई प्रश्न मिल जाएंगे छोटे छोटे। तो आप देख करके हमें कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। एक लंबे तने तथा गोल बीजों वाले शुद्ध नस्ली मटर के पौधों का प्रसंस्करण एक नाटे तने और झुर्रीदार बीजों वाले शुद्ध नस्ली पौधों से किया गया। F1 में कैसे आएंगे? तो F1 में लंबे तने होंगे और गोल बीज वाले आएंगे। क्या आएंगे? F1 की पीढ़ी कैसे आएगी? अब आपको बताना है कि ये प्रयोग में क्या होगा। तो आप कहेंगे इस प्रयोग में लंबे तने का लक्षण नाटे तने के ऊपर प्रबल होगा, यानी लंबा तना हो जाएगा और गोल बीज वाला पौधा पैदा होगा। F1 में यही तो आता है आपका, अगर याद करिए स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम में, तो यही तो आपके सामने आता है। आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आपको F1 में यही मिलता है। अगर जब आप इसका लक्षण लिखेंगे तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी के हिसाब से जो ये क्या होगा, आर किसके लिए होंगे यहाँ पे गोल और वाई, तो उसके हिसाब से हो जाएगा। ये कैसे, देखिए कहाँ चला गया, तने लंबे हो जाएंगे और जो उसका दूसरा लक्षण है बीज कैसे हो जाएंगे? गोल हो जाएंगे। ठीक।
यहाँ आ जाइए। F1 पौधे का अप्रबल जनकी पौधों से बैक क्रॉस अर्थात विपरीत क्रॉस किया गया तो बराबर संख्या में 4 प्रकार के संतत पौधे उत्पन्न हुए। यह सिद्ध हुआ कि F1 पौधों ने, कह रहा है F1 पौधे का अप्रबल जनकी पौधों के साथ, अप्रबल जो कि मतलब डोमिनेंट नहीं है, यानी ठीक, तो डोमिनेंट नहीं, उसके साथ क्रॉस कराया जाता है तो आपको क्या मिलता है वो आपको बताना है, उसे बैक क्रॉस कहते हैं। और यहाँ पे बराबर संख्या में 4 प्रकार के युग्मक बनाए जाते हैं। एक लंबे तने वाले और एक नाटे तने वाले शुद्ध नस्ली पौधे के बीज प्रसंस्करण को कहते हैं। एक लंबे तने वाले और एक नाटे तने वाले शुद्ध नस्ली पौधों के बीज प्रसंस्करण को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है, लंबा तना है और एक नाटा तना है तो इसे कहा जाता है एक गुण प्रसंस्करण। क्या कहते हैं? एक गुण प्रसंस्करण के रूप में जाना जाता है, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यदि एक लंबे तने और एक नाटे तने वाले शुद्ध नस्ली पौधों में प्रसंस्करण के फलस्वरूप सब लंबे तने वाले F1 पौधे उत्पन्न होते हैं तो सिद्ध होता है कि लंबे तने का लक्षण कैसा है? प्रबल है। लंबे तने का लक्षण कैसा होगा? प्रबल होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से प्रबलता अपने आप को क्या करती? दिखाती है। एक लंबे तने और एक नाटे तने वाले पौधे शुद्ध नस्ली पौधों के बीच प्रसंस्करण से उत्पन्न F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण के फलस्वरूप 787 बीज लंबे तने वाले और 277 बीज नाटे तने वाले F2 पौधों में बने। F1 पीढ़ी के पौधे थे, F1 पीढ़ी के पौधे थे तो F1 पीढ़ी के पौधे हो जाएंगे तो आपके विषम युग्मी। कैसे हो जाएंगे? विषम युग्मी हो जाते हैं। एक लंबे तने वाले विषम युग्मी पौधे और एक नाटे तने वाले समयुग्मी पौधों के बीच परागण हो तो नाटे तने वाले संतत पौधों की प्रतिशत संख्या होगी। एक लंबे तने वाले विषम युग्मी पौधे और एक नाटे तने वाले समयुग्मी पौधों के बीच परागण हो तो नाटे तने वाले संतत पौधों की प्रतिशत संख्या क्या होगी? आपको ये बताना है। लंबा तना का है लेकिन ये विषम युग्मी है, ठीक है, और एक नाटा तना है जो कि समयुग्मी। तो क्रॉस कराइए, देखिए क्या आता है। एक लंबा तना है जो कि विषम युग्मी है और एक नाटा तना है जो कि समयुग्मी। इनका क्रॉस होगा तो आप खुद ही बताइए क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी संकर 50% लंबे पौधे बनेंगे और 50% कैसे? नाटे पौधे बनेंगे। जो कैसे होंगे? तो सेम वैरायटी लौट करके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको बताना है कि नाटे तने वाले संतत पौधों का प्रतिशत संख्या कितनी होगी? तो आप कह देंगे 50% होगी। कितनी होगी? 50% होगी। आप देख पा रहे हैं कैसे होगी? आप इसको करना भी जानते होंगे, ठीक है। आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को कहते हैं, आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को जीनोटाइप कहा जाता है। आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहा जाता है। संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं? संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं? तो 50% जीन पिता से प्राप्त होते हैं और 50% जीन माता से प्राप्त होते हैं और ये दोनों मिलकर के 100% उस इंडिविजुअल की जीन बन जाती है। मानव में अनिषेचित अंडाणु में होते हैं, मानव का जो अनिषेचित अंडाणु है उसमें होते हैं यक्ष गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र या यक्ष गुणसूत्र, 2 यक्ष गुणसूत्र 2 वाई गुणसूत्र, ठीक, यक्ष, एक यक्ष एक वाई और एक वाई गुणसूत्र। तो अंडाणु की बात कर रहा है कि अंडाणु में क्या होंगे? अंडाणु कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड के हिसाब से यक्ष और फीमेल में यक्ष ही बनता है तो यक्ष हो जाएगा। ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोम किसे कहते हैं आपको बताना। ऑटोसोम होते हैं, कैसे होते हैं? तो ऑटोसोम होता है, आपको सही आंसर देना है। ऑटोसोम का जो सही आंसर होगा यहाँ पे लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र क्या कहलाता है? ऑटोसोम कहलाता है।
पारिभाषिक शब्द के रूप में जीन शब्द का प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक, पारिभाषिक शब्द के रूप में जीन शब्द का प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक मेंडल है, जॉनसन है, क्यूवियर हैं, लेमार्क हैं। आपको बताना पारिभाषिक शब्द के रूप में जीन शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। तो जॉनसन, ठीक है, जॉनसन जो है ये जीन शब्द का प्रयोग कर किए थे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशानुक्रम से संबंधित जीवों की समानताओं एवं असमानताओं का अध्ययन होता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशानुक्रम से संबंधित जीवों की समानताओं एवं असमानताओं का अध्ययन होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आनुवांशिकी। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है। वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम अपने प्रयोगों के फलस्वरूप आनुवंशिकी के नियम प्रस्तुत किए, वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम अपने प्रयोगों के फलस्वरूप आनुवंशिकी के नियम प्रस्तुत किए, उनके बारे में आपको बताना है। तो वो जो होते हैं आपके कौन होते हैं? मेंडल हो जाते हैं। एक सामान्य मानव शुक्राणु या अंडाणु में ऑटोसोम की संख्या, एक सामान्य मानव शुक्राणु या अंडाणु में ऑटोसोम की संख्या होती है, कितनी होती है ये आपको बताना है। ऑटोसोम की संख्या होगी 22 जोड़ी। कितनी होती है? 22 जोड़ी हो जाती है। ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता के कारण नीले वर्णशंकर और सफेद एंडोल्यूसियन मुर्गों में प्रसंस्करण के फलस्वरूप पैदा होते हैं। अपूर्ण प्रभाविता के कारण नीले वर्णशंकर और सफेद एंडोल्यूसियन मुर्गे के प्रसंस्करण से स्वरूप पैदा होते हैं। तो ये कैसे होंगे? चितकबरे वही पैदा होंगे 50-50% वाले। तो आप कहेंगे चितकबरे पैदा होंगे 50-50% वाले, 50% नीले और 50% सफेद मुर्गे। युग्मनज अर्थात जाइगोट में गुणसूत्र होते हैं। युग्मनज अर्थात जाइगोट में गुणसूत्र होते हैं। कैसे होते हैं? तो आप कहेंगे गुणसूत्र होते हैं 2x। कैसे होते हैं? 2x हो जाते हैं, दुगुणित। ठीक। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या, देखिए यहाँ पे एक चीज गलत लिखा गया है, ये 2x नहीं होगा, इसको 2n कर लीजिए। कारण ये है जैसे 2x होगा अगर तो ये लड़कियां ही बनेंगी। ठीक है। XX होगा तो लड़कियां ही बनेंगी जाइगोट से। तो इसमें होता है XY भी होता है। तो ठीक है, XY होगा तो लड़के बनेंगे। तो ये X फॉर इंडिकेशन है, X यहाँ पे संख्या का इंडिकेशन है, तो इसलिए X के साथ तो वहां कंफ्यूजन में मत जाइएगा, इसे 2n कर दीजिए तो आपका सही होगा। यानी डिप्लॉयड होता, कैसा होता? जाइगोट डिप्लॉयड होता। बस इतना सा ध्यान रखिएगा। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? संख्या में 46 होते हैं, पेयर में 23 पेयर होते हैं। ठीक है। इनमें से कौन सा जीनोटाइप विषम युग्मी संकर या हेट्रोजाइगस है? कौन सा विषम युग्मी संकर या हेट्रोजाइगस है? आपको बताना है। 25 का सही आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। यदि किसी कोशिका में गुणसूत्रों की एक गुण संख्या 12 है, यदि किसी कोशिका में गुणसूत्रों की एक गुण संख्या 12 है तो मोनोसोमिक संख्या होगी। तो मोनोसोमिक संख्या कितनी होगी? तो आप बताइए मोनोसोमिक संख्या कितनी होगी। फिर से देखते हैं। कह रहा है यदि किसी कोशिका में गुणसूत्रों की एक गुण संख्या 12 है तो मोनोसोमिक संख्या कितनी होगी? ठीक। तो इसका आंसर आपको बताना है। कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। ठीक है। कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। दो समजात जीन जिसे जीनोटाइप से बिल्कुल समान होते हैं, दो समजात जीन हैं जो जीनोटाइप में बिल्कुल समान होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग होमोजाइगस कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? होमोजाइगस कहते हैं। ठीक है। द्विगुण प्रसंस्करण में F2 पीढ़ी के दृश्य रूप अनुपात होता है। द्विगुण प्रसंस्करण में F2 पीढ़ी में दृश्य रूप अनुपात होता है। तो क्या होता है आपको ये बताना, दृश्य रूप अनुपात। तो आप कहेंगे जो अनुपात आता है फिनोटाइप, दृश्य रूप अनुपात मतलब फिनोटाइप, तो 9:3:3:1 का रेशियो आपको आता है, आपको याद होगा। तो ये रेशियो मिलता है। एलील्स का पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है? एलील का पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है? तो आप इसके आंसर पे जाएंगे और अर्धसूत्रण में होता है। किस में होता है? अर्धसूत्रण में होता है। इनमें से किस अनुपात से स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को सिद्ध कर सकते हैं? किस अनुपात से स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को सिद्ध कर सकते हैं? आपको ये बताना है।
तो यहाँ पे अगर देखेंगे स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम सिद्ध होता है 9:3:3:1 से। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी जीन रूप, अर्थात ये थोड़ा सा डार्क है, अभी आगे साफ दिख जाएगा आपको, घबराइए मत। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी जीन रूप, अर्थात जीनोटाइप में संकर का प्रसंस्करण स्मॉल आर स्मॉल टी के सदस्य के रूप में करें तो संततियों में फिनोटाइप अनुपात क्या होगा। ये थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, इसका फिनोटाइप अनुपात आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका फिनोटाइप अनुपात अगर आप निकालेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से जो आंसर दिया गया हम आपको बता देते हैं कितना हो जाएगा, 1:1:1:1 होगा। हालांकि इन्हें आप करेंगे तो पहले कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इनका क्रॉस कराइए, स्मॉल आर स्मॉल टी एक क्रॉस करा दिए। अब इनका जीन जो बनेगा क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल टी, ठीक, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी। अब इनका क्रॉस कराना है, ठीक है। जब इनका क्रॉस कराएंगे तो आपको यफ मतलब कितने 16 गैमीट मिलेंगे। तो 16 गैमीट में अगर इस गैमीट का क्रॉस कराएं तो मिलेगा कैपिटल आर, ठीक, स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, 1 गैमीट हो जाएगी इस प्रकार से, यानी 1:1:1 का आएगा। तो आपको आंसर जो दिया गया ये दिया गया है, आप 16 गैमीट बना करके उसे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। एक गुण प्रसंस्करण में F2 पीढ़ी के पौधों में जीन रूपों का अनुपात क्या होगा। एक गुण प्रसंस्करण में F2 पीढ़ी के पौधों का जीन रूप अनुपात क्या होगा। तो आप कहेंगे F2 में मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, तो आप कहेंगे 1:2:1 का। मेंडल ने अपने प्रसंस्करण प्रयोग किस पर किए, मेंडल ने अपने प्रसंस्करण प्रयोग किस पर किए, तो आप कह रहे हैं उद्यान मटर पर। किस पर किए थे, उद्यान मटर पर किए थे। मनुष्य में नीली आंखें सुप्त एवं भूरी आंखें प्रबल लक्षण होते हैं, ठीक है। नीली आंखें सुप्त और भूरी आंखें प्रबल लक्षण होते हैं। यदि माता नीली आंखों वाली और पिता भूरी आंखों वाले तथा पिता की माता दादी की नीली आंखों वाली हो तो संतानें कैसी पैदा होंगी, ये आपको बताना है। थोड़ा सा क्रॉस करने वाली बात है यहाँ पे। तो अगर आप क्रॉस करेंगे तो आप पहुंचेंगे एक नीली और एक भूरी आंख वाली पैदा होंगी, ठीक है। बहुगुण एलील बाद किस लक्षण की आनुवंशिकी का नियंत्रण करता है। बहुगुण एलील बाद किस लक्षण की आनुवंशिकी का नियंत्रण करता है, आपको ये बताना किस आनुवंशिकी का नियंत्रण करता है। तो आप कहेंगे रुधिर वर्ग का नियंत्रण करता है। किसका, रुधिर वर्ग का नियंत्रण करता है। जो एक एलील अपने साथी एलील की उपस्थिति के कारण अपने लक्षण का प्रदर्शन नहीं कर सकता कहलाता है। जो एक एलील अपने साथी एलील के उपस्थिति के कारण अपने लक्षण का प्रदर्शन नहीं कर पाता है उसे क्या कहते हैं, सुप्त या अप्रबल प्रभावी लक्षण वाले कहलाते हैं, ठीक है। अंडाशय से मुक्त होते समय मानव अंडे में मानव अंडे में होते हैं आपको बताना क्या होता है होते हैं। तो आप कहेंगे मानव अंडे में होते हैं एक यक्ष गुणसूत्र होता है, ठीक है। जब एक एलील के लक्षण का विकास दूसरे एलील की उपस्थिति के कारण नहीं होता तो इसे कहते हैं, जब एक एलील के लक्षण का विकास दूसरे एलील की उपस्थिति के कारण नहीं होता तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं अप्रबल या सुप्त जीन कहते हैं। कौन सा जीन रूप द्विगुण संकर का होता है, द्विगुण संकर का जीन रूप कौन सा होता है, आपको ये बताना है। द्विगुण संकर का जीन रूप कौन सा होता है, तो आप कहेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। एक गोल बीजों वाले पौधों का प्रसंस्करण झुर्रीदार बीजों वाले पौधों से किया गया। एक गोल बीज वाले पौधे का प्रसंस्करण झुर्रीदार बीजों वाले पौधों से किया गया। यदि गोल बीज वाला पौधा विषम युग्मी है तो इनमें से कौन सा परिणाम वास्तविकता के अनुरूप होता है, तो आपको ये बताना वास्तविकता के अनुरूप कौन सा होता है। तो आप कहेंगे, तो ये थोड़ा सा बड़ा दिया गया है 305 गोल और इतना झुर्रीदार, तो इतना आपको करना है, छोड़ दीजिए कोई मतलब नहीं। यह पता लगाने के लिए कि प्रबल
दृश्य रूप समयुग्मी अर्थात होमोजाइगस है या विषम युग्मी अर्थात हेट्रोजाइगस है, कौन सा प्रसंस्करण प्रयोग में लाया जाता है। कह रहा है अगर हमको ये पता करना है समयुग्मी कौन है, विषम युग्मी कौन है और इसे पता करना है तो हम किसको लाते हैं, तो उल्टा प्रसंस्करण कराते हैं। क्या कराते हैं, उल्टा प्रसंस्करण या बैक क्रॉस कहते हैं इसे, बैक क्रॉस कराया जाता है। अपने द्विगुण प्रसंस्करण प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से बीज चुने, अपने द्विगुण प्रसंस्करण बीज के लिए मेंडल ने कौन चुने थे, तो गोपी को चुने थे। गोपी मतलब गोल और पीला, और उसका अपोजिट होगा कौन सा, हरा और झुर्रीदार। तो गोल और पीले तथा हरे, झुर्रीदार और हरे बीज को चुने गए थे। गोपी और गोपी के विपरीत हरा और झुर्रीदार। ठीक है। मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन, अच्छा किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था, यहाँ पे देखिए नहीं लिखा गया किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया था, तो सहलग्नता के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया था। प्रभाविता का नियम इन्हीं का है, स्वतंत्रता अभ्यूहन का नियम इन्हीं का, पृथक्करण का नियम इन्हीं का है, सहलग्न का नियम इनका नहीं है, लिंकेज का नियम इन्होंने नहीं दिया था। मेंडल ने एक लाल फूलों यानी प्रबल वाले तथा एक सफेद फूलों अप्रबल वाले पौधों के बीच प्रसंस्करण किया, तो F1 पीढ़ी के सब सदस्य कैसे हुए, यानी लाल फूल प्रबल वाले और सफेद फूल अप्रबल वाले का जब संस्करण कराया गया तो उनको मिलते हैं सभी, कैसे मिलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता के लक्षण दिखाई पड़ते हैं और सब पौधों में कहाँ पे, F1 पीढ़ी में। अच्छा दूसरा सफेद फूल अप्रबल है, अच्छा अप्रबल फूल है, तो यहाँ पे लक्षण जो होते हैं वैसे तो नियमता ये मिलता है यहाँ पे कि 75% लाल मिलेंगे और 25% सफ़ेद मिलेंगे। ठीक, ये मिलना चाहिए था कि F1 में बताना ना, लाल फूल, एक सेकंड रुकिए, लाल फूल ए हैं, लाल फूल ए हैं और स्मॉल फूल ए, जब ये मिलेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, सभी कैसे हो जाएंगे, सभी गुलाबी हो जाएंगे। तो सभी गुलाबी का ऑप्शन दिया गया क्या, सभी गुलाबी का ऑप्शन नहीं दिया गया, यानी एक पूछा जा रहा है किसमें, प्रभाविता के नियम से, और प्रभाविता के नियम के हिसाब से सभी फूल क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि एग्जाम्पल यहाँ पे गलत लिया गया है, सभी फूल लाल हो जाते हैं। लाल फूल और सफ़ेद फूल के क्रॉस को जो दिया गया है वो अपूर्ण प्रभाविता में दिया गया है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे जा सकते हैं किसके पास, लाभ डोमिनेंस के हिसाब से आंसर करिए और कहिए कि सभी पौधों के फूल कैसे होते हैं, लाल होते हैं। ठीक है, चलिए कैपिटल ए कैपिटल बी का क्रॉस कराया गया स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ, तो बीज दुगुण प्रसंस्करण में F2 पीढ़ी में जो जीनोटाइप आते हैं, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी तथा स्मॉल बी किस अनुपात में होंगे, आपको इन चारों का अनुपात बताना है, मतलब किस प्रकार का आपको अनुपात वहां पे देखने को मिलेगा। तो इसका अनुपात जो आपको देखने को मिलेगा वहां पे जीनोटाइप की बात पूछ रहा, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे 1:2:1, इन चारों का अनुपात आपको बताना निकाल करके कितने मिलेंगे, 1:2:1 आपका निकल के आएगा। घबराइए मत, वीडियो क्लास में हम आपको बताएंगे कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, एक दुगुण प्रसंस्करण के 4 दृश्य रूपों यानी फिनोटाइप 9:3:3:1 के अनुपात में किस कारण बनते हैं। कह रहा है ये इसका अनुपात किसके कारण से आता है, तो आपको ये बताना है कि इसका अनुपात किसके कारण आता है, तो आप कहेंगे प्रबलता एवं स्वतंत्र अभ्यूहन के सम्मिलित प्रभाव के कारण, प्रबलता एवं स्वतंत्र अभ्यूहन के सम्मिलित प्रभाव के कारण ऐसा होता है। मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब, मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब होता है, क्या होता है आपको बताना है, मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब जनक शुद्ध नस्ल के होते हैं। जनक कैसे होते हैं, शुद्ध नस्ल के होते हैं, तो मेंडल का नियम लागू हो जाता है। श्री कपूर एक ऑटोसोमल जीन जोड़ी यानी कैपिटल बी स्मॉल बी के विषम युग्मी है। श्री कपूर एक ऑटोसोमल जीन जोड़ी कैपिटल बी स्मॉल बी के विषम युग्मी है तथा इनके यक्ष गुणसूत्र में एक सुप्त जीन डी है। इनके शुक्राणुओं में से कितनों में स्मॉल बी स्मॉल डी जीन होंगे। फिर से देखिए, श्री कपूर एक ऑटोसोमल जीन जोड़ी कैपिटल बी स्मॉल बी के समयुग्मी, ठीक है, कैपिटल बी है और स्मॉल बी के समयुग्मी है।
कैपिटल बी और स्मॉल बी के समयुग्मी, ठीक है। और इनके यक्ष गुणसूत्र में जीन डी, इनके शुक्राणुओं में बी डी है, बी और डी है, ठीक है। अब इनका क्रॉस कराइए तो कैसे हो जाएंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकते हैं, या कैपिटल बी स्मॉल डी हो सकते हैं, या स्मॉल बी हो सकते हैं, स्मॉल बी स्मॉल डी हो सकते हैं। अब आपको बताना है कि इनके कितनों में बी और डी, स्मॉल बी और डी, तो 1/4 होना चाहिए। बी और डी 1/4 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए, 1/4 जीन होने चाहिए, चूंकि और सभी 3 हैं अलग अलग। मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था, मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? ये सब क्वेश्चन बहुत पहले पूछे जाते हैं, अब नहीं पूछे जाते हैं। बहरहाल देख लेते हैं, मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? तो आप बताएंगे मेंडल का जन्म जो है ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। आगे, मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन का निष्कर्ष कैसे प्रसंस्करण से सिद्ध हुआ? मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कैसे प्रसंस्करण से सिद्ध हुआ, आपको ये बताना है। तो मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कैसे प्रसंस्करण से सिद्ध हुआ? तो आप कहेंगे जो है द्विगुण प्रसंस्करण से सिद्ध होता है। किससे? द्विगुण प्रसंस्करण से सिद्ध होता है। मेंडल का प्रबलता और अप्रबलता का नियम किस प्रकार से प्रसंस्करण के आधार पर बनता है? मेंडल का प्रबलता और अप्रबलता का नियम किस प्रकार के संस्करण से बनता है? तो आप कहेंगे मेंडल के प्रबलता और अप्रबलता का नियम जो है द्विगुण, मेंडल के प्रबलता और अप्रबलता का नियम जो है किस प्रकार से एक गुण प्रभाविता के हिसाब से बनता है। कैसे बनता है? एक गुण प्रभाविता के हिसाब से बनता है। तो आपका सही आंसर हो जाता है एक गुण प्रभाविता। F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी कैसे प्राप्त की जा सकती है? F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी कैसे प्राप्त की जा सकती है, आपको बताना। F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण द्वारा, F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण के द्वारा। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी जीन रूप अर्थात जीनोटाइप के पौधों में स्वपरागण के फलस्वरूप बने पौधों में से प्रबल दृश्य रूप फिनोटाइप पौधों में विभिन्न जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा? आपको बताना विभिन्न जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा। तो आप जब जाएंगे इसके पास तो आपका आंसर हो जाता है विभिन्न जीनोटाइप का अनुपात क्या हो जाता है। तो ए आपका हो जाता है कितना? तो ए हो जाएगा आपका 1:2:2:1। कितना आ जाता है? 1:2:2:1 का अनुपात आपको देखने को मिलेगा। पारिभाषिक शब्द के रूप में जेनेटिक्स का प्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? पारिभाषिक शब्द के रूप में जेनेटिक्स का प्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो आप बताएंगे पारिभाषिक शब्द के रूप में जेनेटिक्स का प्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो आप कहेंगे बेटसन ने किया था। किसने किया था? बेटसन ने किया था, ठीक। परीक्षण संस्करण यानी टेस्ट क्लास में, परीक्षण संस्करण यानी टेस्ट क्लास में आपको बताना है टेस्ट क्लास कैसे होता है। तो आप कहेंगे टेस्ट क्लास में F1 पौधे का संस्करण अप्रबल पेरेंट से कराया जाता है। F1 पौधे का संस्करण अप्रबल पौधे से कराया जाता है, अप्रबल पेरेंट से कराया जाता है, ठीक है। एलिली जीन जो विषम युग्मी अवस्था में भी अपना अपना पृथक प्रभाव रखते हैं कहलाते हैं। एलिली जीन जो विषम युग्मी अवस्था में भी अपना अपना पृथक प्रभाव रखते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपको बताना है। तो सहप्रभावी या सहप्रभावी या सहप्रबल कहलाते हैं। यदि मेंडल 7 आनुवंशिक लक्षणों की आनुवंशिकी का अध्ययन 14 गुणसूत्रों के स्थान पर 12 गुणसूत्रों वाले पौधों से करते तो इनके द्वारा प्रस्तुत व्याख्या किस प्रकार भिन्न होती? कह रहा है तब वो व्याख्या किस प्रकार से भिन्न हो जाती? पीएचडी का क्वेश्चन है। अब आपको दिमाग लगा के यहाँ से आंसर करना है। तो उन्हें अपूर्ण प्रभाविता अर्थात सम्मिश्रण आनुवंशिकता का पता चल जाता। उन्हें अपूर्ण प्रभाविता अर्थात सम्मिश्रण आनुवंशिकता का पता चल जाता। इनमें से कौन सा लक्षण लिंग संलग्न है? कौन सा ऐसा रोग है जो लिंग संलग्न रोग के श्रेणी में आता है? तो आप कहेंगे लाल हरी बढ़ंता यानी और हीमोफीलिया, ये दोनों कैसे रोग हैं? आप कहेंगे लिंग संलग्न रोग हैं।
एक वर्णांध नारी सामान्य पुरुष से विवाह करती तो उनके बच्चे होंगे। एक वर्णांध नारी सामान्य पुरुष से शादी करती है तो उनके बच्चे होते हैं। तो उनके बच्चे कैसे हो जाते हैं? वर्णांध पुत्र और पुत्र वाहक पुत्रियां। वर्णांध पुत्र होते हैं और वाहक पुत्रियों का निर्माण हो जाता है। मानव संतान नर होगी यदि मानव की संतान यानी पुरुष होगा, नर होगा कब? जब बच्चे का जीन रूप X और Y होगा। तो पैदा होने वाली संतान कैसी होगी? वो बॉयज होंगे यानी लड़का होगा, नर होगा और या कह दें पुरुष होगा। ठीक है। यदि एक बालक के पिता हीमोफीलिया ग्रस्त हैं और माता विषम युग्मी अर्थात हेट्रोजाइगस हैं तो बालक में हीमोफीलिया होने की कितनी प्रतिशत संभावना है? कह रहा है एक माता है जो एक बालक के पिता हैं हीमोफीलिया ग्रस्त हैं तो निकाल लीजिए पिता जो है हीमोफीलिया ग्रस्त है यानी XY के ऊपर हीमोफीलिया है। ठीक है, इसके ऊपर हीमोफीलिया का H लिख देते हैं। और माता कैसी हैं? अर्थात विषम युग्मी अर्थात हेट्रोजाइगस है। माता हेट्रोजाइगस तो बालक में हीमोफीलिया का परसेंटेज कैसे होगा? 50%। कितना होगा? 50% होगा। ठीक है। इनमें कौन सा लक्षण लिंग संलग्न नहीं है? कौन सा ऐसा रोग है लिंग संलग्न नहीं? सिकल सेल एनीमिया है, वर्णांधता है, हीमोफीलिया है। तो आपको बताना लिंग संलग्न नहीं है। सिकल सेल एनीमिया जो है लिंग संलग्न रोग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक। मानव के नर बच्चे के लिए गुणसूत्र का रूप सम्मिश्रण क्या होगा? XY। ठीक। संसार में मानव आबादियों में XX और XY लिंग निर्धारण के आधार पर पुरुषों और स्त्रियों की संख्या का अनुपात होता है लगभग 1:1 बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बराबर होते हैं, 1:1 आएगा। हीमोफीलिया एवं वर्णांधता प्रायः पुरुषों में पाई जाती है परंतु इनके जीन उन्हें माता से ही प्राप्त होते हैं क्योंकि ये जीन स्थित होते हैं X गुणसूत्र पर। किस पे स्थित होते हैं? X गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और यही कारण होता है कि माँ के X गुणसूत्र से वह बच्चों में आ जाता है। अगर बेटा में आता तब तो प्रभावी हो जाता है लेकिन अगर बेटी में जाता है तो अप्रभावी रह जाता है। किस कारण वर्णांधता का विकास होता है? किस कारण वर्णांधता का विकास होता है? अधिक सुरापान से आनुवांशिकी के कारण। किसके कारण होता है? आनुवांशिकी रोग है, आनुवांशिकी के कारण ऐसा होता है। लिंग संलग्न वंशानुगत को पहचानने की विधि हो सकती है। लिंग संलग्न वंशानुगत को पहचानने की विधि हो सकती है। कैसी हो सकती है? तो आप बताएंगे। तो लिंग इसको पहचानने की पुत्र माता के और पुत्रियां पिता के समान होती। पुत्र माता के और पुत्रियां पिता के समान होती। इनमें से कौन सा लक्षण मानव में आनुवांशिक होता है? कौन सा ऐसा लक्षण है जो मानव में आनुवांशिक होता है? तो यहाँ पे फिनिल कीटोन्यूरिया दिया गया है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है ये बच्चों में आनुवांशिक रोग के रूप में जाना जाता है। 69। किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध हो सकती है? ऐसी कौन सी परिस्थिति आएगी? टीजीटी का क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसी कौन सी परिस्थिति हो सकती है जिसमें नारी भी वर्णांध हो जाए? तो आप कहेंगे यदि उसका पिता वर्णांध हो और माता वाहक हो तो ऐसी कंडीशन में पुत्री भी क्या होगी? वह वर्णांध हो सकती है। ठीक। कुछ लोगों में 5, 6 या अधिक लड़कियां हो जाती हैं। लड़का लोग ऐसे हैं जिनमें 4, 5 या 6 लड़कियां हो जाती हैं। लड़का नहीं होता क्योंकि संयोग के लिए X गुणसूत्र वाले शुक्राणु ही अंडाणुओं से निषेचन करते हैं। एक वर्णांध व्यक्ति और एक समान माता के पुत्र का विवाह एक समान पिता और समान वाहक माता की पुत्री से होता है। ऐसे बच्चों में वर्णांधता के लक्षण हो सकते हैं। टर्म और कंडीशन लागू है, इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको आंसर मिलेगा। सब सामान्य और सब सामान्य या कुछ सामान्य और कुछ वर्णांध पुत्र। इनमें से कौन से आनुवांशिक लक्षण के जीन मानव में X गुणसूत्र पर होते हैं? कौन से आनुवांशिक लक्षण के जीन मानव में X गुणसूत्र पर होते हैं? तो आप कहेंगे हीमोफीलिया। आनुवांशिक के अनुसार कौन सा रोग हीमोफीलिया जैसा है?
आनुवांशिकता के अनुसार कौन सा रोग हीमोफीलिया के जैसा है? 74 का आंसर करना है। तो आप कहेंगे वर्णांधता जो है हीमोफीलिया के जैसा है। लिंग संलग्न लक्षण होते हैं, लिंग संलग्न लक्षण होते हैं, कैसे होते हैं? तो आप कहेंगे लिंग संलग्न लक्षण होते हैं अधिकांश सुप्त, कैसे होते हैं? अधिकांश सुप्त होते हैं। मानव में अधिकांश लिंग संलग्न लक्षणों के जीन्स होते हैं, मानव में अधिकांश लिंग संलग्न लक्षणों के जीन्स होते हैं। तो आप कहेंगे यक्ष गुणसूत्र में। इनमें से कौन सा मानव का एक प्रबल आनुवांशिक लक्षण है? इनमें से कौन सा मानव का एक प्रबल आनुवांशिक लक्षण है? आपको बताना है प्रबल आनुवांशिक लक्षण है। तो वो हो जाता है आपका RH पॉजिटिव। और लिंग संलग्न गुण वंशानुगत होते हैं, लिंग संलग्न गुण वंशानुगत होते हैं। ऐसा रोग जो लिंग संलग्न है वह वंशानुगत होगा, तो वह किस में होगा? तो आप कहेंगे जो है ये दोनों में हो सकता है, पुत्रों में भी हो सकता है, पुत्रियों में भी हो सकता है, तो दोनों में होता है। ठीक, और एक पेज देखिए यहाँ से गायब हो गया। चलिए, मानव में कभी कभी युग्मनज में लिंग गुणसूत्र परस्पर पृथक नहीं हो पाते, जिससे गुणसूत्र संख्या 45, 47, 48 हो जाती है। ऐसी स्थिति में कौन से जीन रूप दृश्य सही होंगे? कह रहा 45, 47, 48 हो जाते हैं, तो कौन सा जीन रूप सही होगा? तो 22 जोड़ी तो अपने जगह रहेंगे, बाकी उसके बाद परिवर्तन होना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा 3 प्रकार का गुणसूत्र, ठीक है। एक होते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ये एनसीईआरटी में दिया गया है, तीनों याद कर लीजिए। तीनों से प्रश्न पिछली बार जीआईसी में भी पूछा गया था, आपके आश्रम पद्धति में भी पूछा गया था, पीजीटी में भी पूछा गया था, और इस बार भी पूछा जाएगा। कुछ प्रश्न इस तरह से ही बना के आया था, ठीक है। RH तत्व का संबंध इनमें से किससे होता है? RH तत्व का संबंध इनमें से किस में होता है? तो आपको बताना RH तत्व का संबंध इनमें से मानव में के रुधिर वर्गों से होता है, मानव के रुधिर वर्गों से होता है। समान अर्थात मोनोजाइगोटिक युग्मनज बनते हैं, समान अर्थात मोनोजाइगोटिक युग्मनज बनते हैं। आपको 93 का आंसर करना। समान अर्थात मोनोजाइगोटिक युग्मनज बनते हैं। 93 का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? जब युग्मनज अर्थात जाइगोट के प्रथम विदलन में बनी संतत कोशिकाओं के परस्पर पृथक हो जाती। रंजकहीनता होती है एक, रंजकहीनता होती है एक, कैसी होती है? तो आप बताएंगे 94 का। रंजकहीनता होती है एक, तो आप कहेंगे आनुवांशिक रोग। कैसा होता है? आनुवांशिक रोग हो जाता है। यदि एक रंजकहीन पुरुष सामान्य स्त्री से विवाह करता है और इनकी संतानें आधी सामान्य व आधी रंजकहीन होती, तो स्त्रियां होंगी। कह रहा है यदि एक रंजकहीन पुरुष सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो इनकी संततें आधी सामान्य व आधी रंजकहीन होती हैं, तो स्त्रियां हैं। स्त्रियां कैसी हैं आपको बताना। 95 का आंसर आपको बताइए। तो विषम युग्मी होंगी या हेट्रोजाइगस सामान्य हो जाएंगी। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन यानी वर्णांध हैं, तो माता पिता दोनों हैं तो इनकी क्या होगी, स्थिति क्या होगी आपको बताना है। तो इनकी स्थिति हो जाएगी, सब संतानें कैसे हो जाएंगी? वर्णांध हो जाएंगी यानी रंजकहीन हो जाएंगी। रंजकहीनता पाई जाती है मानवों की सभी प्रकार की प्रजातियों में, गोरी प्रजातियों में, काली प्रजातियों में, मंगोलों में। तो किसमें रंजकहीनता पाई जाती है? तो आप कहेंगे सभी प्रकार की प्रजातियों में पाई जाती है, मानव के सभी प्रजातियों में पाई जाती हैं। तो सभी प्रकार की प्रजातियों में पाए जाते, एक सेकेंड, सभी प्रकार की प्रजातियों में पाए जाते हैं, सभी प्रजातियों में, ठीक है। यदि माता पिता रंजकहीन के एलील जीन के लिए विषम युग्मी अर्थात हेट्रोजाइगस हो तो इनकी संतानें होंगी। कह रहे यदि माता पिता रंजकहीनता के एलीली जीन के लिए विषम युग्मी अर्थात हेट्रोजाइगस हो तो इनकी संतानें होती हैं। संतानें कैसे होती हैं? तो आप कहेंगे इनकी संतानें होती हैं कुछ सामान्य और कुछ रंजकहीन, कुछ सामान्य और कुछ रंजकहीन। मंगोली जड़ता डाउन सिंड्रोम कैसा रोग है? मंगोली जड़ता डाउन सिंड्रोम कैसा रोग है? अब आप बता दिए मंगोली जड़ता डाउन सिंड्रोम कैसा रोग है। तो आप कहेंगे ऑटोसोमल डिजीज है, 20 क्रोमोसोम पेयर की वजह से समस्या आती।
21वीं जोड़ी के गुणसूत्र के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होगा। 21वीं जोड़ी में जब समस्या होती है तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है, जो कि ऑटोसोमल बीमारी है। ऊपर वाला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। भारतीय जनता में लगभग कितने प्रतिशत व्यक्ति RH निगेटिव वाले होते हैं? कितनी जनता RH तत्व वाले होते हैं, आपको बताना है। भारत में कितने RH तत्व वाले होते हैं? तो आप कहेंगे 95% RH तत्व वाले होते हैं। बार काय कहाँ बनता है? बार बॉडी कहाँ बनती है, आपको बताना। बार बॉडी कहाँ बनती है? तो आप कहेंगे स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में। बार बॉडी का निर्माण कहाँ होता है? स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में होता है। वर्णांतता के वाहकों का काम कौन से व्यक्ति करते हैं? वर्णांतता के वाहकों का काम कौन से व्यक्ति करते हैं? तो आपको बताना है वर्णांतता के वाहकों का काम कौन से व्यक्ति करेंगे? तो आप कहेंगे स्त्रियां करती। कौन करती हैं? वाहकों का काम स्त्रियां करती। उसके बाद हीमोफीलिया में होगा। हीमोफीलिया में क्या होगा? रुधिर का थक्का शीघ्र नहीं जमता। हीमोफीलिया रोग में यही होता है, रुधिर का थक्का शीघ्र नहीं जमता। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है, आपको बताना है। तो वर्णांध व्यक्ति जो है किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? 21 का सही आंसर होगा आपका लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर सकता। लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर सकता। लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर सकता। हीमोफीलिया का रोग स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है, क्योंकि यह होता है। हीमोफीलिया का रोग स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है, क्योंकि यह होता है। तो आप कहेंगे यह होता है इसलिए होता है कि सुप्त यक्ष संलग्न होने के कारण। अधिकांश जंतुओं में लिंग अभिनिर्धारण होता है। तो आप बताएंगे किसमें? तो आप कहेंगे अधिकांश जंतुओं में लिंग अभिनिर्धारण होता है निषेचन के तुरंत बाद। कब होगा? निषेचन के तुरंत बाद। एक वर्णांध पुरुष का भाई सामान्य है, परंतु बहन वर्णांध है। माता पिता के दृश्य रूप के संदर्भ में कौन सी बात सही हो सकती है? एक वर्णांध पुरुष का भाई सामान्य है और परंतु बहन वर्णांध। माता पिता के दृश्य रूप के संदर्भ में कौन सी बात सही हो सकती है? आपको बताना है 84 का आंसर होगा। 84 का आंसर हो जाता है ए। पिता वर्णांध माता वाहक। पिता वर्णांध हो जाते हैं और माता वाहक हो जाते हैं। एक सामान्य स्त्री जिनका पिता रंजकहीन था का विवाह एक रंजकहीन पुरुष से होता है, तो इनकी संतानों में सामान्य तथा रंजकहीन संतानों का अनुपात क्या होगा? इनकी संतानों में रंजकहीन संतान तथा का अनुपात क्या होगा? तो आप कहेंगे सभी समान होंगे। सभी कैसे होंगे? सामान्य होंगे। वे जीन जो वाई गुणसूत्र के असमजात खंड में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे जीन जो वाई गुणसूत्र के असमजात खंडों पे होते हैं उन्हें कहते हैं होलेंड्रिक जीन। क्या कहते हैं? होलेंड्रिक जीन कहते हैं। ठीक। और उसके बाद लिंग गुणसूत्रों में की अनियमितता के अंतर्गत अतिरिक्त यक्स यानी XXX डबल वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण 47 गुणसूत्र वाली संतान होती है। 47 गुणसूत्र वाली संतान जो होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के रूप में जाना जाएगा। किसको? अतिनर के रूप में जाना जाता है। पुरुष की जीनी पहचान किससे होगी? पुरुष की जीनी पहचान किससे होगी? तो ये आपको पता चलेगा। इसका सही आंसर होगा पुरुष की जीनी पहचान किससे होगी? तो आप कहेंगे लिंग गुणसूत्रों से। किससे होती है? लिंग गुणसूत्रों से होती है। माता वर्णांध की वाहक और पिता सामान्य हो तो संतानें हो सकती। माता वर्णांध की वाहक और पिता सामान्य हो तो संतानें हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं आपको बताना। माता वर्णांध तो पिता कैसे हो सकते हैं? तो आप कहेंगे यहाँ पे 89 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा क्या कहते हैं 50% सामान्य होंगे, 25 वाहक 25 वर्णांध। ठीक। एक स्त्री जिसमें यक्ष गुणसूत्र में हीमोफीलिया के 2 तथा वर्णांधता का एक जीन है। हीमोफीलिया के 2 और वर्णांधता का एक जीन है।
एक सामान्य पुरुष से विवाह करती तो संतानें हो सकती हैं। इसकी संतानें कैसी हो सकती हैं? तो आपका आंसर होगा इसकी संतानें होंगी, ये दूसरे पीडीएफ में कट के चला गया तो इसकी संतानें होंगी, मैं आपको दिखाऊं, इसका पीडीएफ दूसरी जगह थोड़ा सा अटैच हो गया और इसकी संतानें होंगी, यहाँ पे आ गया है, एक सेकंड में बता रहा हूँ। इसकी संतानें आधे पुरुष हीमोफीलिया ग्रस्त होंगे, आधे वर्णांध होंगे, आधे हीमोफीलिया ग्रस्त होंगे। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे, चलिए। फेनाइल कीटोन्यूरिया नामक रोग में होता है, ऊतकों में फेनाइल एलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है। पीटीजी कागज के स्वाद की क्षमता एक आनुवंशिक लक्षण है। यदि इसका जीन टी प्रबल और टी सुप्त हो तो किस जीनोटाइप के व्यक्ति में यह क्षमता नहीं होगी? तो आपको इसका आंसर बताना। ऐसा होता है ऑप्शन नंबर सी में, जब दोनों स्मॉल होंगे। कैसे होंगे? जब दोनों कैसे होंगे? स्मॉल होंगे। यक्स जीरो गुणसूत्र टर्नर सिंड्रोम को बताता है। यक्स जीरो गुणसूत्र किसके लिए आता है? टर्नर सिंड्रोम के लिए आता है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है कितनी? 44 प्लस यक्स। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 44 प्लस यक्स। उसके बाद ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों की लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में बार पिंड देखे जाते हैं। ये पिंड किससे संबंधित होते हैं? बार पिंड किससे संबंधित होते हैं? तो आप कहेंगे यक्स गुणसूत्र से संबंधित होते हैं। डाउन सिंड्रोम किसके फलस्वरूप बनते हैं? 21वें जोड़ी में ट्राइसोमी होने के कारण बनते हैं। तो कह रहा है कि किसके कारण बनेंगे? तो 21वें जोड़ी में, तो यहाँ पे उसका ऑप्शन तो नहीं रखा है। गुणसूत्रों के अवियोजन के कारण होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र प्रारूप अर्थात कैरियोटाइप में केवल एक यक्स गुणसूत्र वाली स्त्री की एक असमानता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे टर्नर सिंड्रोम। क्या कहलाते हैं? टर्नर सिंड्रोम कहलाती है। आनुवांशिक इकाई है तो आनुवांशिक इकाई होती है, आप कहेंगे जीन प्रारूप। आनुवांशिक इकाई क्या होती है? जीन प्रारूप। आनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। द्वितीय संतानी पीढ़ी में 3:1 का अनुपात किस प्रकार के प्रसंस्करण में पाया जाता है? 3:1 का अनुपात किस प्रकार के प्रसंस्करण में पाया जाता है? तो एक गुण संस्करण में। टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत सही है? टर्नर सिंड्रोम के लिए कौन सा संकेत सही है? तो आप कहेंगे कैपिटल ए, यक्स और जीरो। मेंडल के एक गुण प्रसंस्करण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मी होती? कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मी होती है? प्रथम संतानी पीढ़ी, यानी F1 जो होता है वो हर वक्त कैसा होता है? विषम युग्मी होता है। एक वर्णांध पुरुष एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो समान रंग दृष्टि के लिए समयुग्मी है। ऐसे पुत्र में वर्णांध होने की संभावना है। तो आप कहेंगे कितना? 0%। ठीक। उसके बाद आकस्मिक आनुवांशिक परिवर्तन को कहते हैं। तो कहते हैं उसको उत्परिवर्तन। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहा जाता है। संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं? 50%। संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं? 50%। उसके बाद प्रथम संतानी पीढ़ी की संतान को दोनों संतानों में से किसी एक के साथ किया गया प्रसंस्करण है। प्रथम संतानी पीढ़ी की संतान की दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया गया संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपको यही बताना है। तो उसे कहते हैं संकर पूर्व संकरण या बैकक्रॉस। एक रोग जो अलिंग सूत्र प्राथमिक वियोजन के कारण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। उसे क्या कहते हैं? उसे डाउन सिंड्रोम। उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, ये ट्राइसोमी बन जाता है 21वें पेयर में। थैलेसीमिया या दात्र कोष का रोग या सिकल सेल एनीमिया दोनों ग्लोबिन अणु के संश्लेषण के समस्या के कारण होते हैं। उचित कथन का चयन करें। उचित कथन के चयन के साथ आंसर करें। तो आप कहेंगे थैलेसीमिया ग्लोबिन अणु के में संश्लेषण के कारण होता है। पशुओं में शुद्ध वंशक्रम में समयुग्मी किस प्रकार
प्राप्त किए जाते हैं, पशुओं में कैसे प्राप्त किए जाते हैं, तो आप कहेंगे इसमें एक ही नस्ल के संबंधित पशुओं के संगम द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि मेंडल में संकरण के प्रयोगों की थी? मेंडल में संकरण के प्रयोगों की थी, आपको बताना है 1856 से 1863। निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में विचार नहीं किया गया था? अपने प्रयोगों में विचार नहीं किया गया था, ये बताना है। तो ये हो जाएगा त्वचा रोम, ग्रंथिल या ग्रंथिल रहित। ठीक। उसके बाद यदि पति और पत्नी का जीनोटाइप कैपिटल ए आई बी आई 0 है तो IO है, तो इनके रुधिर वर्गों का जीनोटाइप या फेनोटाइप रूप क्या होगा? तो रुधिर वर्गों का जीनोटाइप या फेनोटाइप रूप हो जाएगा 4 जीनोटाइप और 3 फेनोटाइप। गुलाबी पुष्प वाले गुलाबास में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात होगा। गुलाबी पुष्प वाले गुलाबास में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात होता है, तो आप कहेंगे 1:2:1। और किस प्रकार के वर्णांधता का विकास होता है? किस प्रकार से वर्णांधता का विकास होता है? तो आप कहेंगे आनुवांशिकता से वर्णांधता का विकास होता है। आगे बढ़ जाइए, कुछ प्रश्न और दिए गए हैं। मानव में केवल एक ही उपापचयी अपक्रिया की गड़बड़ी के होने से किस रोग का पता सबसे पहले चलता है? किस रोग का पता सबसे पहले चलेगा, आपको बताना है। ठीक है, जीव कोश का सबसे बड़े। मानव में केवल एक ही उपापचयी अपक्रिया की गड़बड़ी के कारण एक सेकेंड, मानव में केवल एक उपापचयी अपक्रिया की गड़बड़ी से होने वाले किस रोग का पता सबसे पहले लगा, आपको ये बताना है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? तो आप कह दीजिए एल्केप्टोन्यूरिया। मानव में उपापचय की जन्मजात त्रुटियों से उत्पन्न रोगों के बारे में प्रथम योगदान किस वैज्ञानिक का था? तो आप कहेंगे आर्कीबोल्ड गैरोल्ड का। वंशानुगत का गुणसूत्र मत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? वंशानुगत का गुणसूत्र मत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो आप बताएंगे वंशानुगत का गुणसूत्र मत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो आप कहेंगे सटन ने। किसने? सटन ने प्रस्तुत किया था। वंशानुगत के जीन मत का आधार क्या था? वंशानुगत के जीन मत का आधार क्या था? तो आप कहेंगे जीन्स की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से बहुत अधिक होती। जीन्स की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से बहुत अधिक होती। आरएनए अणु में क्या होता है जो डीएनए अणु में नहीं होता? आरएनए अणु में ऐसा क्या होता है जो डीएनए अणु में नहीं होता है? तो आप कहेंगे ए और सी। कौन कौन सा? यूरेसिल और जो है राइबोस शर्करा। डीएनए अणुओं में प्रोटीन के संकेत सूचनाएं होती हैं। डीएनए अणुओं में प्रोटीन की संकेत सूचनाएं होती हैं, आपको बताना है। तो आप कहेंगे डीएनए अणुओं में प्रोटीन की संकेत सूचनाएं होती हैं एक्सान में। और उसके बाद पूर्व केंद्र की कोशिकाओं में 16 यस राइबोसोमी आरएनए अणु के कितने न्यूक्लियोटाइड एकलक यानी मोनोमर होते हैं, आपको ये बताना है। कितने मोनोमर होते हैं? तो आप कह देंगे 1542 मोनोमर होते हैं। सबसे छोटे आरएनए अणु होते हैं, सबसे छोटे आरएनए अणु होते हैं किसमें? टी राइबोसोम में। उसके बाद पॉलीसिस्ट्रोनिक यम आरएनए अणु किस कोशिका के सिस्टोसाल में पाए जाते हैं? पॉलीसिस्ट्रोनिक यम आरएनए अणु किस कोशिकाओं के सिस्टोसाल में पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। किसके सिस्टोसाल में पाए जाएंगे? पूर्व केंद्र की कोशिकाओं के। कौन से अमीनो अम्ल के लिए केवल एक त्रिगुणी कोडान होता है? केवल एक त्रिगुणी कोडान होता है, तो आप कहेंगे ए और बी, मेथियोनिन और ट्रिप्टोफान। कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किन कोशिकाओं पर होता है? कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किन कोशिकाओं पर होता है, आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा राइबोसोम पर। किस पदार्थ की मात्रा युग्मक कोशिकाओं में दैहिक कोशिकाओं से अधिक आधी होती? किस पदार्थ की मात्रा युग्मक कोशिकाओं
में दैहिक कोशिकाओं से आधी होती है। आपको इसका आंसर बताना होगा किस कोशिकाओं में ऐसा होता है, तो आप कहेंगे ऐसा होता है डीएनए की मात्रा में। ठीक। फास्फोडाइएस्टर सेतु किन अणुओं के परस्पर जोड़ते हैं? फास्फोडाइएस्टर बंध किस दोनों के बीच में बनते हैं? तो आप कह देंगे फास्फेट अणुओं एवं नाइट्रोजनी समाचारों के मध्य में। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बहुलकीकरण किस दिशा में होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बहुलकीकरण किस दिशा में होता है? तो आप कहेंगे इनमें से किसी भी दिशा में नहीं। डीएनए अणु की द्विकुंडली में एडेनिन समाचार किससे जुड़ता है? एडेनिन समाचार किससे जुड़ता है? तो यूरेसिल से जुड़ता है। ठीक है, किससे जुड़ता है? यूरेसिल से जुड़ता है। डीएनए अणु की द्विकुंडली में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच तथा साइटोसिन एवं ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या क्रमशः होती है। हाइड्रोजन बंधों की संख्या क्रमशः होती है, कितनी होती है? तो आप बताएंगे हाइड्रोजन बंधों की संख्या होती है 3 और 3। क्रोमैटिन में कितने प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं? क्रोमैटिन में कितने प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं? तो आप कहेंगे 6 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। गुणसूत्रों के संरचनात्मक संगठन की मूलभूत इकाई है। गुणसूत्रों के संरचनात्मक संगठन की मूलभूत इकाई है, तो आप कहेंगे डीएनए अणु। और उसके बाद आ जाएंगे न्यूक्लियोसोम के क्रोड अणु। न्यूक्लियोसोम के क्रोड अणु का प्रोटीन के कितने अणु होते हैं? तो आप कहेंगे 4। किस प्रोटीन का अणु डीएनए अणु के न्यूक्लियोसोम के योजक खंड से संलग्न रहता है? तो आप कहेंगे यहाँ पे H2B। और उसके बाद डीएनए अणु के अकुंडलन तथा पुनर्कुंडलन का काम करने वाले एंजाइम होते हैं। डीएनए अणु के अकुंडलन और पुनर्कुंडलन का काम करने वाले एंजाइम होते हैं 17 का। आप कहेंगे डीएनए प्राइमरेज। डीएनए गायरेज किस एंजाइम का दूसरा नाम है? डीएनए गायरेज किस एंजाइम का दूसरा नाम है? तो टोपोआइसोमरेज द्वितीय का। और उसके बाद पूर्व केंद्र की प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए अणु का दुगुणन कितने दुगुण मूलों से होता है? कितने दुगुण मूलों से होता है? तो आप कहेंगे 1 से। डीएनए अणु के दुगुणन के समय अणु के द्रवण का काम कौन सा एंजाइम करता है? अणु के द्रवण का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो पॉलीमरेज करता है। कौन करता है? पॉलीमरेज करता है।